और आप जानते ही हैं कि नवनिर्मित नाट्य संस्था अपने इस समारोह में सबसे पहले पूर्व रंग आपके समक्ष करती है, जिसमें 25 फरवरी को हमारे साथ थे श्री निर्मल तिवारी, और कल हमने श्री वसीम खान के हास्य विनोद का आनंद लिया। और अब से थोड़ी ही देर बाद हम मंच पर आमंत्रित करेंगे जाने माने शायर लेखक श्री मधुवासी जी को, जो अपना एक प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष करेंगे, जो भी हास्य व्यंग से भरपूर होगा। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर तो मिले उनसे फिर सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। और थोड़ी सी बात, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, घड़ी खम्बा और अंत में नमस्कार। इतने सारे अभिवादन इसलिए कि आपको पता चल जाए कि मैं कितना जानकार हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि नमस्कार अंत में क्यों किया साहब? वो इसलिए कि हमारे दोस्त तरुण पांडे जी ने जब मुझे बुलाया तो कल इन्होंने मुझे समझा दिया था कि भाई साहब सभी को हिंदी में भी समझाना है। हाँ, शुरू कर दीजिए। तो मेरी ड्यूटी थी कि भाई मैं हिंदी में भी समझाऊं, क्योंकि मेरे आने जाने का पेट्रोल खर्च तो इन्हीं को देना है। इससे ज्यादा की उम्मीद इनसे बिल्कुल नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आप हिंदी में समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो एक बार ताली बजाकर मुझे समझा दीजिए कि तो मैं समझाऊं तो आप सही समझें। मैं बहुत आभारी हूं, मेरे छोटे भाई हैं तरुण दत्त पांडे जी, जो कि इन्होंने मुझे मौका दिया है कि ऐसे मंच पर जो कला जगत की उन हस्तियों के नाम है, उन महान हस्तियों के नाम है जिनके जीवन का हर पल कला को समर्पित था। मेरी बातचीत के 2-3 पार्ट हैं, तो पहले से आप जुड़ जाइए, उसके बाद मैं हास्य व्यंग की तरफ ले चलूंगा। लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो बताना जरूरी है। ऐसे कलाकारों के नाम ये मंच है कि जिनके जीवन का हर पल कला को समर्पित था, यानी स्वर्गीय प्रभात गांगुली जी और पद्मश्री गुलदी। मेरा सौभाग्य है कि मैंने इन दोनों कलाकारों को मंच पर परफॉर्म करते हुए देखा है। और दोस्तों, यही वो अवसर होते हैं कि जब हम इन महान कलाकारों को याद करें और इनकी महानता को भी याद करें और अपनी नई पीढ़ी को बताएं कि वो महान क्यों थे। मैं 2 प्रसंग सुनाकर अपनी औकात पर आऊंगा। पहला तो यह कि बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि प्रभात दा, जिनको हम अगर रंग ऋषि कहें तो गलत नहीं होगा। क्यों कहेंगे? कला ऋषि कहें तो गलत नहीं होगा, वो मैं आपको बताता हूं, आप भी मेरा साथ देंगे। प्रभात दा की जब रिहर्सल होती थी बैले की, तो प्रभात दा उस बैले के दौरान थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर जाते थे और कुछ करके आते थे। तो किसी देखने वाले ने देखा कि प्रभात दा क्या करते हैं, तो उसने देखा और एक दिन उनसे हिम्मत करके पूछ लिया कि दादा ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं? तो प्रभात दा ने जो कहा उसको सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहां जो नए कलाकार आते हैं मैं उनके जूते सीधे करके रखता हूं ताकि वो उसमें अपना पैर डालकर आसानी के साथ अपने घर वापस चले जाएं। तो उसने पूछा कि आप ये क्यों करते हैं? तो प्रभात दा का जवाब ये था कि आने वाले समय के ये बहुत महान कलाकार होंगे और उनकी महानता को देखने के लिए मैं उस वक्त नहीं रहूंगा, तो मैं उन महान कलाकारों के जूते सीधे करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए प्रभात दा महान थे। दूसरे, हमारा सर ऐसे लोगों का नाम सुनकर अदब से झुक जाता है। दूसरे हमारे थे बंशीदा। मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि प्रभात दा जो कुछ करते थे उसको याद करके मुझे याद आया कि अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलती ये दौलत बादशाहों के खजाने में। दूसरा प्रसंग है बंसीदा का। क्योंकि ये फेस्टिवल बंसीदा को समर्पित है, तो आपको बताऊं कि रंग कर्म से मेरा पहला परिचय बंसीदा के माध्यम से हुआ। 80 के दशक में जब मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी में उर्दू ड्रामा फेस्टिवल शुरू हुआ, तो फजल ताबिश साहब ने उसमें बंसीदा को एक प्ले डायरेक्ट करने के लिए बुलाया।
मैं भी उसमें शामिल होने के लिए गया। दिसंबर की एक सुबह थी जब मैं प्रोफेसर कॉलोनी में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के दफ्तर में जहाँ रीडिंग हो रही थी वहाँ पहुँचा, तो मुंशी प्रेमचंद का एक प्ले है शब तारा, उसकी रीडिंग चल रही थी। मुझे बैठने की इजाज़त मिल गई तो मैंने देखा कि बंसीदा के साथ एक और बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मालूम ये हुआ कि ये बुजुर्ग वो उस वक्त 70-75 साल के थे, लगभग 80 के भी हो सकते। तो पता ही चला कि ये बुजुर्ग जो बैठे हैं ये बाबा वदूद हैं। बाबा वदूद कौन? जो इंडियन शेक्सपियर के नाम से मशहूर आगा हशर कश्मीरी के साथ काम कर चुके थे, वो बाबा वदूद उस वक्त वहां बैठे हुए थे। और मैंने ये भी देखा कि जब चाय या कॉफी आती थी तो बंसीदा पहले बाबा वदूद को पेश करते थे और उनसे कुछ धीरे धीरे बात भी करते जाते थे। फिर ये देखा कि बंसी जी बीच में से 2 एक बार उठकर रीडिंग के दौरान से बाहर जाते थे। तो बाद में मालूम ये हुआ कि बंसीदा क्यों जाते थे बाहर। बंसीदा इसलिए बाहर जाते थे कि बाबा वदूद के अदब की वजह से वो उनके सामने सिगरेट नहीं पीते थे। ये बंसीदा का अदब था। तो हमको ऐसे लोगों से ये सीखना है और ये भी याद रखना है कि मोहब्बत करना चाहो तो बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत करना चाहो तो बहुत आसान है, लेकिन अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो हमको अदब सीखना पड़ेगा अगर हम कला के क्षेत्र में जाते हैं। तो इन लोगों से, इनकी महानता से हमको ये सीखना है। ये बात यहाँ खत्म हो गई। अब मैं दूसरे सेगमेंट पर आता हूँ। मुझे पूर्व रंग में हास्य व्यंग पाठ के लिए तरुण जी ने बुलाया है। तो हास्य और व्यंग में थोड़ा सा अंतर है। साहित्य का एक विद्यार्थी होने के नाते में 2 लाइन में वो भी बताऊंगा। किसी विद्वान से किसी ने पूछा कि हास्य और व्यंग में क्या अंतर है, तो उस विद्वान ने उसको यूं समझाया कि एक नौकर ने अपने मालिक से कहा कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को चाहिए। तो मालिक आमतौर पर जैसे होते हैं मस्खरे और मगरूर किस्म के, तो उस मालिक ने कहा कि ये जूते रखे हैं, इसको खा ले। तो उस नौकर ने जो जवाब दिया, हाँ ये जो मालिक ने कहा ये हास्य था, उन विद्वान ने ये बताया। और नौकर ने जो जवाब में सवाल किया वो व्यंग था। वो व्यंग ये था कि मालिक ये और बता दो कि इन जूतों को मैं कच्चा खाऊं या उबाल कर खाऊं। ये व्यंग, यहां से व्यंग हो जाता है। तो अब रही बात मुझे यहां बुलाने की, तो साहब हमारे तरुण पांडे साहब जो हैं बहुत काम के आदमी हैं, हर काम दिल लगाकर करते हैं। पहले दिन जब इनका मेरे पास फोन आया कि भाई साहब कहाँ हो, क्योंकि आमतौर पर आज के लिए मोबाइल जब से आया है ये जुमला आम हो गया है, आपको कुछ काम हो या ना हो उस जगह से आपका पहला सवाल होता है कहाँ हो। तो उनका आदत पड़ चुकी है, उन्होंने भी यही पूछा भाई कहाँ हो, तो मैंने कहा यार मैं इंदौर में हूँ। बोले आप वहीं रुको, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ भाई, क्या बात है। तो जब ये वहाँ आए तो मैंने कहा ऐसी क्या परेशानी आ गई थी कि आप भोपाल छोड़ के? बोले वो आपसे बात करना थी कि आपका पाठ पूर्व रंग में रखोगे नहीं रखोगे। मैंने कहा यार ये बात वहाँ भी हो सकती थी। बोले नहीं, मामला असल में ये है कि मेरी श्रीमती जी ने कहा कि बदर भाई अगर इंदौर में है तो तुम भी इंदौर चले जाओ, वहां से मेरा पोहा खाने का मन है, पोहा पैक करवा के ले आओ। तो इन्होंने ये कहा कि भाई पोहे की अगर बात है तो बदर भाई को बोल देते हैं, वो पैक करा के ले आएंगे। तो श्रीमती जी इनकी थोड़ा सा मुझे जानती हैं, उन्होंने बोला कि नहीं उन्हें क्या तमीज पोहा वहा खरीदने का, उन्होंने तो एक बार भी शादी नहीं की। तो जिसकी शादी हो जाती है उसको पोहा खरीदने का तमीज होता है। तो मुझे याद आया कि कर्जा एक और पिछले बकाए पे कौन ले, कर्जा एक और पिछले बकाए पे कौन ले, एक चिलचिलाती धूप को साए में कौन ले, शादी करूं मैं और उस शोला बदन के साथ, जलता हुआ मकान किराए पे कौन ले। तो मामला ये था, कैसा भी आए इन्होंने पोहा वहा पैक कराया और ये हमारी वापसी एक ही टैक्सी से हो रही थी। अब ये टैक्सी में बैठ गए, जब थोड़ी दूर टैक्सी आगे चली तो बोलते हैं मतलब भाई आप भी इसी टैक्सी से भोपाल चल रहे हो? तो मैंने कहा यार ये अभी इनकी हालत जरा ठीक नहीं है, ये खुद समझ लेंगे। थोड़ी दूर जब ये चले तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपने फोन करके बता दिया श्रीमती जी को कि पोहा पैक करवा के हम ला रहे हैं? बोले हाँ बता तो दिया है लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती। तो मैंने कहा वो क्या बात है? बोले साहब
पत्नी भी है, अर्धांगिनी भी है, वाइफ भी है, फिर ये श्रीमती क्या है? आप तो बहुत विद्वान आदमी हो, आप बताओ श्रीमती क्या होती है? तो मैंने कहा भाई, जब किसी श्रीमान की मति मारी जाती है तो उसके साथ श्रीमती जुड़ जाती है। बजा दीजिए ताली। तो बहरहाल इन्होंने मुझे बुलाया, मैं इनका बहुत आभारी हूं। और फिर मैंने इनसे रास्ते में ये पूछ लिया कि यार तुमने मुझे हास्य में पार्ट के लिए क्यों बुला लिया? बोले भाई साहब ऐसा है कि मेरा बहुत पुराना अनुभव है और मैं आदमी देखकर सोच समझ कर बात करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे क्यों बुलाया, वो कारण तो बता दो। बोले अगर आपकी बातों से लोगों को हंसी नहीं आई तो कम से कम आपको देखकर तो लोग हंसेंगे, इसलिए आपको बुलाया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका आभारी हूँ, कोशिश करूंगा कि अपनी बातों से भी हंसाऊं और मुझे देखकर अगर कोई खुश होता है तो ये मेरी खुशनसीबी है। दोस्तों, क्योंकि होली करीब आ रही है और माणक वर्मा जी हमारे कवि सम्मेलनों के अमिताभ बच्चन हुआ करते थे। मुझे जब मैं हास्य व्यंग्य पार्ट के लिए कुछ तलाश कर रहा था तो मुझे माणक वर्मा जी याद आए। उनके जो फाल्गुनी दोहे हैं वो मैं यहाँ 2-3 दोहे, और उसमें आप ये देखिए कि जिंदगी से जुड़े हुए दोहे हैं, किस तरह से वो अपनी बात रखते हैं। उसमें हास्य भी आता है, व्यंग्य भी आता है। वो कहते हैं कि जरा संभल कर दोस्तों मलना मुझे अबीर, जरा संभल कर दोस्तों मलना मुझे अबीर, कई लोगों का माल है मेरा एक शरीर, कई लोगों का माल है मेरा एक शरीर। दूसरा दोहा है उनका कि यदि भूख के खेल का होता यहाँ क्रिकेट, यदि भूख के खेल का होता यहाँ क्रिकेट, मिनटों में ची बोलता गावस्कर का बैट, मिनटों में ची बोलता गावस्कर का बैट। एक और है कि कीचड़ उनके पास था मेरे पास गुलाल, कीचड़ उनके पास था मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि कल मुझसे किसी पत्रकार ने यहां पूछा कि आपका कल पूर्व पार्ट थे तो आप उसमें क्या सुनाने वाले हैं, क्या पेश करेंगे? तो मैंने कहा भाई देखिए, उन्होंने कहा कि क्या कोई आप राजनीतिक व्यंग्य करेंगे, किसी नेता को वो करेंगे, हंसाएंगे क्या? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। नेता पर या राजनीति पर बात करना और हंसा देना बहुत आसान होता है। मैं मुश्किल काम करता हूं और मुश्किल काम होता है अपने आप पर हंसना और हंसाना। तो मेरी कोशिश है, हमारा सबका एक बड़ा कॉमन सा मसला है, बड़ी कॉमन समस्या है, चाहे वो बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो, मकान मिलना उसमें बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये बात जब इंसानों की हद से आगे पहुंच जाती है तो कविता बनती है। सागर खयामी साहब ने क्या लिखा, बहुत मशहूर शायर थे हास्य व्यंग्य के। वो कहते हैं कि यकीन है जाएगी एक रोज जान दिल्ली में, यकीन है जाएगी एक रोज जान दिल्ली में, तलाश करते हुए एक मकान दिल्ली में, तलाश करते हुए एक मकान दिल्ली में, चला खरीद के तरबूज सुए दश्ते हकीर, अपने घर की तरफ तरबूज खरीद के जब वो चले, चला खरीद के तरबूज सुए दश्ते हकीर, लगी जो पाँव में ठोकर संवर गई तकदीर, गमे हयात की रातों में दिन निकल आया, गिरा जो हाथ से तरबूज जिन निकल आया, गिरा जो हाथ से तरबूज जिन निकल आया, अदब से बोला कि अदना गुलाम हूँ तेरा, जो हो सके न किसी से वो काम हूँ तेरा, अदब से बोला कि अदना गुलाम हूँ तेरा, जो हो सके न किसी से वो काम हूँ तेरा। तो सागर साहब बोलते हैं कि नहीं है दिल की तमन्ना जहान दिलवा दे, नहीं है दिल की तमन्ना जहान दिलवा दे, मैं हाथ जोड़ के बोला मकान दिलवा दे। तो जिन ने ये जवाब दिया, मैं हाथ जोड़ के बोला मकान दिलवा दे, ये कह के घुस गया तरबूज में वो काला जिन, अजीब वक्त है बिगड़े हुए हैं सबके दिन, ये सर्द सर्द फजाओं का गम न सहते हम, मकान जो मिलता तो तरबूज में न रहते हम, मकान जो मिलता तो तरबूज में न रहते हम। अब वक्त कुछ है तो 2-4 चीजें हैं जो कि सुनाना चाहता हूँ। ये एक बहुत मशहूर नज़्म है, खड़ा डिनर। डिनर आजकल आमतौर पर लंच डिनर सब होते हैं, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि डिनर सेट में हम लंच ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। बहरहाल डिनर खड़ा डिनर है। ये सागर साहब ने जो उसको पूरा कैनवस पर उतारा है कि खड़े डिनर में तो हम सब असीर लगते हैं, प्लेट हाथ में पकड़े फकीर लगते हैं,
अना फरोश यहाँ बाज़मीर लगते हैं, इसी डिनर में तो पैदल वजीर लगते हैं। जो वेज खाते थे मुर्गे से सरफराज हुए, खड़े डिनर में जो पहुंचे तो सब अयाज हुए। हर एक शख्स की मुर्गे पे थी जमी आंखें, कबाब और नान पे ठहरी थी नरगिसी आंखें। जनाब शेख की कहती थी ये फटी आंखें, न हाथ आएगा मुर्गा अगर हटी आंखें। हर एक डिश पे दिलोचा निसार करते थे, नजर की डोर से मछली शिकार करते थे। निगाहे नाज के जादू को चलते देखा है, लबों की आंच से पानी उबलते देखा है। कज़ा के बाद भी दम को निकलते देखा है, कबाबे सीख को करवट बदलते देखा है। उठे निगाह तो दामन मुराद से भर दें, जो मुस्कुराएं तो चटनी को कौरमा कर दें। हिनाई हाथ में रोटी मचल के आती थी, गुफूर शौक से बोटी उछल के आती थी। असर से हुस्न के खुदकाब चल के आती थी, बगैर चमचे के हर शे निकल के आती थी। निगाह शौक जो सालन में डाल देते थे, पलक की नोक से बोटी निकाल देते थे। ये काफ़ी तवील नज़्म है, मैं एक छोटी नज़्म आपको सुनाता हूँ। फिल्मी भूत। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फिल्मी भूत का शिकार हैं। फिल्मों के तीर जब से जमाने में चल गए, उरियानियत को देख के ईमा बदल गए। कितने शरीफ दोस्तों डाकू निकल गए, हम भी विलन को देख के अक्सर मचल गए। सपने में अपना हाथ विलन पर जो चल गया, पहलू में लेटी बीवी का भुर्ता निकल गया। घर घर में एक्टिंग, सरे बाजार एक्टिंग, करने लगे हैं यार से दिलदार एक्टिंग। हर इश्क एक्टिंग है, हर एक प्यार एक्टिंग। बच्चों की मैंने देखी है एक बार एक्टिंग। ऐसे पकड़ रहे थे किताबें वो गीत की, धर्मेंद्र जैसे थाम ले गर्दन अजीत की। सर पर सवार हो गई फिल्मों की भुतनियां, आशिक मिजाज हो गई आखिर को लड़कियां। खतरे में पड़ गई हैं सुहागन की चूड़ियां, कहती सुनी गई हैं मियाँ से ये बीवियां। सूरत मेरी मुशाबा है जीनत तमान से, मिलती है शक्ल आपकी कितनी ब्रांड से। उनकी न कोई नाप है, उनकी न कोई तोल, स्टोरियों के दोस्तों मकसद है गोलमोल। चेहरे पे हैं चढ़े हुए बर्बादियों के खोल, लव कर रहे हैं वालिद माजिद, लो कर रहे हैं वालिद माजिद विलन का रोल। डैडी से अगर इजाजत शादी न पाऊंगी, एक रोज तुमको लेके कहीं भाग जाऊंगी। अंडे के शैम्पू से हैं गेसू चढ़े हुए, नजरों के तीर दिल की तरफ है तुले हुए। आंखों में है शराब के प्याले खुले हुए, और नाफ तक हुजूर है सीने खुले हुए। अब कैमरे का जोर है यारों गली गली, मुर्दा पड़ी हुई है हमारी कथा गली। फिल्मों का जाल जान का जंजाल हो गया, फन बेफनों के पांव से पामाल हो गया। दुनिया में आशिकों का भी अब काल हो गया, फिल्मों को देख देख के ये हाल हो गया। मुर्दा बना रहे हैं मोहब्बत के सरफिरे, शोहर जया पे बीवी अमिताभ पर मरे। शोहर जया पर बीवी अमिताभ पर मरे। जिस मुल्क में हो भूख के मारे बरह न पा नंगे पैर, जिस मुल्क में हो भूख के मारे बरह न पा, जिस मुल्क में मरीज को मिलती नहीं दवा, जिस मुल्क में हो तन के भी ढकने का मसला, उस मुल्क में हुजूर ये फिल्में हैं नारवा। इंसान को चोरियों के सलीके सिखाए हैं, हीरो पुलिस मैन के चांटे लगाए हैं। वो फिल्म हो जो दर्द तमन्ना मिटा सके, वो फिल्म हो जो इल्म के दरिया बहा सके, वो फिल्म हो जो राह तरक्की सुझा सके, वो फिल्म हो जो भाई बहन को दिखा सके। उरियानियत को देख के शोले निकलते हैं, कितने कमारे जिस्म ख्यालों में जलते हैं। और कुछ बोलता हूं साहब। देखिए, बहुत आम सा मसला है, सभी के घरों की समस्या है कि अब खुशी की खुशी नहीं होती, अब खुशी की खुशी नहीं होती। दिल खुशी से उदास होते हैं, फिक्र होती है एडमिशन की अपने बच्चे जो पास होते हैं, फिक्र होती है एडमिशन की अपने बच्चे जो पास होते हैं। और ऐसी बात के बारिशें नहीं होती इसलिए ज़माने में, बारिशें नहीं होती इसलिए ज़माने में ख़त्म हो गए जंगल कुर्सियां बनाने में, ख़त्म हो गए जंगल कुर्सियां बनाने में। ये बात कि यहाँ तो फिर पुलिस वालों की ड्यूटी है नहीं, लेकिन क्या होता है जब पुलिस वाले की ड्यूटी किसी कवि सम्मेलन या मुशायरे में लगा दी जाती है तो वो कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने एक कैदी सुबह को फांसी लगा के मर गया। रात भर गज़लें सुनाई उसको थानेदार ने, रात भर गज़लें सुनाई उसको थानेदार ने।
और मेरे ख्याल में काफ़ी है। चलिए साहब गज़ल के कुछ शेर सुना देता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। थोड़ा सा वक्त तोड़ लूँगा अगर, चलिए ठीक है। ये हमारी बहन है, आज इनका ड्रामा यहाँ पर आप देखने आए हैं। मैं अपनी बात खत्म करके, नहीं वो देर हो जाएगी। बताइए गज़ल अगर आप सुनना चाहें तो। चलिए 2-4 शेर उसको बता लीजिए। मतलब उसका यूं है कि चांद छुप जाएगा हम चले जाएंगे, देखो सोचो नहीं तुम अभी बोल दो। ये चांद छुप जाएगा हम चले जाएंगे, देखो सोचो नहीं तुम अभी बोल दो। हम मुसाफिर सही ऐरे गैरे नहीं, हम पे कर लो यकीन तुम अभी बोल दो। हम मुसाफिर सही ऐरे गैरे नहीं, हम पे कर लो यकीन तुम अभी बोल दो। तुमने कल रात भी कल पे टाला हमें, आज भी कल की रट हो लगाए हुए। तुमने कल रात भी कल पे टाला हमें, आज भी कल की रट हो लगाए हुए। पल भी अपना नहीं किसने देखा है कल, हम कहीं तुम अभी बोल दो। पल भी अपना नहीं किसने देखा है कल, हम कहीं तुम अभी बोल दो। और शेर तो बहुत सारे हैं, आखिरी शेर सुनाता हूँ कि जिंदगी नवाजिश, जिंदगी फूल है सेज दुल्हन सजे, या मज़ारों चढ़े बस यही खेल है। जिंदगी फूल है सेज दुल्हन सजे, या मज़ारों चढ़े बस यही खेल है। वक्त की बात है हम अभी साथ हैं, मेरी ज़ोरा जबी तुम अभी बोल दो। वक्त की बात है हम अभी साथ हैं, मेरी ज़ोरा जबी तुम अभी बोल दो। तुम अभी बोल दो, तुम अभी बोल दो, तुम अभी बोल दो, तुम अभी बोल। बहुत शुक्रिया साहब। और किसी ने मेरा पता पूछा था तो मैं अपना पता बताकर आपसे इजाज़त लूँगा कि खुशी और रोशनी बनकर हर एक महफिल में रहते हैं। खुशी और रोशनी बनकर हर एक महफिल में रहते हैं कि जैसे चांद और तारे सदा झिलमिल में रहते हैं। पता कोई अगर पूछे तो बस इतना बता देना, मोहब्बत करने वाले हैं तुम्हारे दिल में रहते हैं। मधु भाई आपको मंच पर रहें थोड़ी देर। जोरदार तालियां मधुर वास्ती जी के लिए। आज इस गुरुरंग में हमसे मुखातिब थे मधुर भाई, और उनकी शायरी हमने सुनी और उनके ज़िंदगी के तजुर्बे हमने सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच आज वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय श्री अहमद खान साहब बैठे हुए हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कृपया मंच पर आएँ। और तरुण जी से हमारा अनुरोध है कि वे सर को मंच पर लेकर आएँ। आज के नाटक को डायरेक्ट कर रही हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि मंच पर आ जाएं। और तरुण जी से हमारा अनुरोध है कि वो खान साहब का स्वागत करें।
तालियों की आवाज बड़ी खुली आती है। ये हमारे बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं आदरणीय अहमद खान साहब को। और महबूब पांडे जी से हमारा निवेदन है कि वो 2 शब्द कहें। मैं 2 ही शब्द कहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। परिस्थिति को देखते हुए मैं पुनः आपसे निवेदन करूँगा, स्ट्रिक्टली बहुत इन चीज़ों का पालन करना आवश्यक है। कल अगर जो आए थे वो इस चीज़ को समझते होंगे, और जो नहीं आए वो कृपया खुद स्टेप्स बना के बैठ जाएं। भले ही वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो या कोई भी रिश्तेदार हो, स्पेस है। आपसे निवेदन है, एक स्पेस ले लें, एक स्पेस आप ही ले लें, जिसमें कम से कम आप लोगों की सुरक्षा और जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि एसोसिएशन के लिए हमने इसको लॉक किया हुआ है। हमारी एक आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसके लिए हम ये कलेक्शन करते हैं जो आपकी इच्छा अनुसार होता है। आप नहीं चाहें तो नहीं भी देना है, आप चाहें तो आपको देना है, इसकी में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये जब प्रस्तुति ख़त्म होगी, क्योंकि प्रस्तुति का टिकट रखना, उसका मूल्यांकन करना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे लिए अनमोल है, अमूल्य है। इसलिए आपको जो उचित लगता हो तो आप इसमें दीजिए, नहीं लगता है बाकी आपकी मर्जी। और कोई भी बच्चा अगर आया है तो अनुशासित रहे, खाने पीने की चीज़ें यहाँ उपयोग ना करें। अगर प्रस्तुति को सही से देखना चाहते हैं तो कृपया अपना मोबाइल या तो वाइब्रेशन पे कर लें, या साइलेंट मोड पे कर लें, या स्विच ऑफ कर लें, जो आपको उचित लगता है। ये 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन। बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। क्षमा करें यदि मैंने कोई आपसे गुस्ताखी की हो तो। आगे के संचालन के लिए संजय भाई। बहुत बहुत शुक्रिया तरुदत्त पांडे जी। तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन हमें करना है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का, ताकि हम इस कोरोना को मात दे सकें, इस पर विजय हासिल कर सकें। और अब हम चलते हैं आज की प्रस्तुति की तरफ, जो कि मस्त मौला है। और ये नवनृत्य नाट्य संस्था की प्रस्तुति है, जिसे निर्देशित किया है विभा श्रीवास्तव ने। पहले रंगीले सुरीले और अब छबीले। माय नेम इज कोकट। मैं इस घर का नौकर यानी सर्वेंट विश्वास की। ठीक है। क्या कोई कमरा खाली है क्या? वो ना वो तो बोर्ड कोने में पड़ा बोर हो रहा था। मुझसे आके बोला भाई साहब मैं टंगना हूँ। मैंने कहा टंग लिया। मैं बोर्ड लगाने का शौक है। कितने कमरे? एक ओनली वन। फिर आपने ये कमरे क्यों लिखा बाहर? अरे आजकल ऐसे ही लिखते हैं भाई। और यहाँ तो एक कमरा खाली है, लोगों के पास वो भी नहीं होता, फिर भी लिख देते हैं कमरे ही कमरे, रिश्ते ही रिश्ते। तुम्हें कितने कमरे चाहिए? एक चाहिए। एक या ओनली वन? तो फिर क्या, फटाफट बात कर डालो। किससे? इनसे। ये कौन है? ये इस घर के मालिक पंडित पंजीरी लाल। वाह, पंडित पंजीरी लाल, बड़ा स्वादिष्ट नाम है भाई। वो भाई स्वाद और राजमला
खाना बाद में पता नहीं चले जाके इंटरव्यू दो। इंटरव्यू हाँ इतने कमरे में कोई नौकरी करने नहीं आती है हाँ मालूम मालूम। पहले से फोकट हाँ पंडित जी पूछते क्या है मतलब स्पेशल क्या पूछते पंडित जी मीट खाते हो? हाँ। मछली? हाँ। अंडा? हाँ। दारू पीते हो? हाँ। हवा खाते हो? मेरा मतलब जिंदा कैसे हो, कुछ खाते पीते नहीं हो? और पूछना आपको और बहुत कुछ। इधर आ जाओ एक मिनट। हाँ बोलिए ये बताओ शादीशुदा हो या बैचलर में फिर तो बच्चे नहीं आज सी बात है मेरे है ना पढ़ते। पड़ोस में है ना हमारे तो नहीं है अच्छा ये बताओ कि नौकरी करते हो? हाँ अच्छा अच्छा। बिजनेस? नो तो किराया कहाँ से दोगे? अरे यही तो मैं भी सोच रहा हूँ सोचो सोचो जल्दी सोचो। अच्छा ये बताओ कि पानी कितना पीते हो? अब पीते ना एक गिलास सुबह पीते एक गिलास शाम को पीते और नहाते धोते भी? भैया बहुत नहाते हैं हफ्ते में नहाते हैं, महीने में धोते हैं महीने में धोते हो? पानी की खपत कम है, चलेगा चलेगा। अच्छा ये बताओ कि खाना स्टोव पे बनाते हो या गैस पर? स्टोव पर बनाते हैं स्टोव पे बनाते हो? नहीं चलेगा नहीं चलेगा, स्टोव से तो प्रदूषण फैल जाएगा। हाँ सारा घर काला हो जाएगा। पंडित जी ने बड़ी मकान घर मतलब बड़ी मेहनत से बनाया है इस मकान को, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इससे आधा कारण क्या होगा भाई ओ भाई बहस मत करो, काम की बात करो। ये बताओ कि काम की बात करो, समझे? हाँ ये साइकिल तुम्हारी? यस हाँ तो जरा चाबी चाबी ए, दे दो। ये तो मैं जरा मार्केट से होके आता हूँ। तुम पंडित जी से बात करो, पंडित जी से। अरे मौके मेरी बात तो सुन ले अरे पंडित जी से बात करो, मैं जरा मार्केट होके आता हूँ। अरे मार्केट बाद में जाना मेरी साइकिल पंचर है भाई अरे मैं पंचर साइकिल चला। अरे सुन तो अरे बात करो बात करो बात करो। ओ पंडित जी प्रणाम कमरा क्या चाहिए पगड़ी ला दो पंडित जी पगड़ी और पगड़ी में कहाँ से दूंगा अभी तो मतलब सिर में चढ़ी नहीं ना पगड़ी मतलब शादी नहीं हुई पंडित जी लड़की देखते ही रिएक्ट कर देती और शादी नहीं तो बच्चे नहीं एक भी बच्चा नहीं पंडित जी और बिजली पानी का बिल्कुल नहीं आता और खाना बहुत खाता पंडित जी वो सब ठीक है, लेकिन मैं कमरा कुंवारों को किराए पर नहीं देता, केवल शादीशुदा लोगों को ही देता हूँ। घंटी बजाना जानते हो? ये लो घंटी बजाओ। अरे बजाओ। हाँ सीख जाओगे। देखो दो किराएदार हो रहे हैं यहाँ, एक है सूर्य क्या ये लड़का नहीं है? अब सुबह सुबह कौन कहे नाम का नाम मेरे को, इसे राग लगते हैं। और दूसरे है कहाँ गया? हाँ ये लड़का है, इसकी नींद पूरी नहीं होती, दिन चढ़कर सोया रहता है। जब ये लोग दोनों आए थे तो कहीं से बीवी के साथ साथ बच्चे भी पकड़ कर लाए थे। उम्र है वो तो बीवी दूसरे दिन से मायके गई है, वो आज तक वापस नहीं आई है। ये सरासर धोखा है, विश्वासघात। अब मैंने तय कर लिया है कि बिना जांच परखे कमरा किराए पर नहीं दूंगा। हाँ शादीशुदा आदमी गधे से भी ज्यादा सीधा होता है, अपने अनुभव से कहता हूँ। क्या कहा तुमने? बताओ क्या अभी? कुछ नहीं भगवान, मैं कह रहा था कि बिन ग्रहणी घर भूत का डेरा। ठीक है ठीक है। ठीक है। अरे आगा फोकट जी मेरी साइकिल लेकर बाजार गया अच्छा बाजार गया होगा, आ जाएगा मिल जाएगी साइकिल। तो मेरे लिए क्या है पंडित जी अरे लाना लेके जाएगा साथ में, पहले शादी करो फिर आना। अभी मैं विवश हूँ, जाओ खुश रहो। सारी दुनिया अब कुंवारों पर बिल्कुल भरोसा नहीं भाई नहीं बनाना। हाँ मुझे तो मालूम था कि काम नहीं बने। अब फटाफट जो है शादी कर डालो, समझे? संडे है हाँ। मार्केट बंद है नहीं तो मैं यूं कर डालता शादी मतलब ये रेंज रोवर्स की भी शादी तो निकलो यहाँ से, चलो। बोलना तो सीख जाओ हाँ, चलो, चलो। अरे,
अंतर्यामी तो नहीं है ना? हाँ, मन की बहुत चोंच होता है। अरे इतने सालों से फोकट आके फोकट में कर क्या रहा है? तुम दोनों को खास क्या चाहिए? मुझे अच्छी तरह से पता होता है, समझे? लेकिन सुन लो, पंडित जी ने कोई शुगर मिल नहीं खोल रखी, तो फोकट में सबको बांटते करेंगे। अरे सुन तो सही, एक चम्मच जो अरे तुम जैसे फोकटियों के लिए फोकट के पास कोई टाइम नहीं। जब देखो आटा दे दो, चावल दे दो, शक्कर दे दो, कुछ ना कुछ मांगते रहते हो। ए किसी दिन पंडित जी को ही मांग लेना तुम लोग। ए, हट। इसका गाना बजाना ही पड़ेगा। कभी-कभी सुर से आउट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, एक दिन और बंगाली का नाम। फ्रीलांसर्स की जिंदगी में न जाने ऐसी कितनी सुबह शामें आती हैं और जाती हैं। सिर्फ बिना शक्कर कैसे? एक मिनट, पहले चीनी मिला लीजिए। अरे चीनी तुम, शक्कर तुम, आरती तुम। हिंदी चम्मच लेंगे। ये लो 4-5 चम्मच। 1, 2, 4। तभी इतना मीठा खाते हैं। सो तो और आप? मुझे चीनी मना है। डॉक्टर ने मना किया है। क्यों? दादाजी को डायबिटीज थी, चाय पीते पीते मरे। तो आप इतने प्यार से कह रही हैं, तो दे दीजिए 1-2 चम्मच। बिना मिठास के जिंदगी क्या? वाह, क्या कविता है। क्या चलती हूँ, आपकी कविता फिर बैठ के सुनूंगी। आज देखिए, कविता जल्दी समझ में नहीं आती, और एक बार कविता समझ में आ गई ना, तो दोबारा जिंदगी भर नहीं भूलती। मैं आपको बता रहा हूँ, कविता करना इतना आसान है, बस पढ़ो आरती, पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। पढ़ाई से घबराना नहीं चाहिए, यही उम्र तो होती है पढ़ने की। पढ़ो पढ़ो, इस साल देखना तुम जरूर फर्स्ट आओगी। इसके आगे बढ़ता ही नहीं। पंडित पंजीलाल को इसी वक्त टपकना था। बेटा, पंडित पंजीरीलाल संगम के शुद्ध स्वरों में वो शुद्ध स्वर है जो आरोह आरोह और अवरोह दोनों में लगते हैं। और तुम ये जो राग लगाते हो ना बच्ची, इसमें पंडित जी का आना स्वाभाविक है। हमारे शादी को लगते हैं ऐसा। यार तुम्हारे इंतजार में मिला मिलाया साथ उतर जाता। बाबूजी आप पैसे दे दीजिए। फिर वही पैसे कहाँ ना, पैसे नहीं है। और कितने पैसे होगा तुम्हारे? बाबूजी अभी का मिला था, पिछला मिला था 92 हो गए। हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ कहीं कभी सम्मेलन नहीं चल रहा, वरना 92 में गया 94 में मारता था। 94 में दे देता, 92 तो दे दिया, 94 में दे देगा। अरे बंद कर यार अपनी डबलिंग। तब बोला ना पैसे नहीं है, और अगर इतना है तो उठा के ले जा अपने अखबार। कबाड़ी वाला रद्दी के भाव खरीदता है, समझे? अखबार में होता क्या है? वही पुराना मसला, चोरी, डकैती, लूटमार, हत्या, खेल। यदि मैट्रिमोनियल यानी विवाह विज्ञापन ना हो तो हम जैसे लोग तो अखबार खरीदेंगे। चल बेटा, आदमी हूँ, बंगले या बुग्गर नहीं। अभी मैं टाइम पे देना, पेपर नहीं डालूंगा, याद रखना। आदमी की धूप अच्छी खासी गुड मॉर्निंग का बेड मॉर्निंग कर दिया। खैर पीछा छूटा। रंगीले पढ़ के सुना मैट्रिमोनियल। सुरीले, जिस सुर पर तू गा नहीं सकता उस सुर को क्यों लगाता है भाई? देख 5वां गाना तेरे पास की बात नहीं, तू छोड़। अरे रियाज करने में क्या है? तो पढ़ना। मुझको छोड़ी बुरकड़। हाँ। 20 वर्षीय कायस्थ कन्या के लिए कार्यरत वर चाहिए। अबे रत तो तभी होंगे जब कार्य होगा। यहाँ तो अपने राम में ठंडन गोपाल। आगे बढ़। कैंसर दूसरा सुन। 45 वर्षीय ओ महिला। अम्मा नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। तेरा ढंग का देखे यार। 21 वर्षीय गृहकार मृदक्ष, रंग गोरा, लंबाई 165 सेंटीमीटर, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, सुशिक्षित कन्या हेतु सुंदर समवयस्क एवं सुडौल वर चाहिए, केवल कुमारे संबंध। सुंदर, सुशिक्षित, हाँ। गृह कार्य में दक्ष। हाँ भाई, हाँ। चौड़ाई। अरे यार ये मैट्रिमोनियल का विज्ञापन है या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? ऊपर से लड़की समवयस्क चाहिए। या तो खुद को 10 साल हो गए यार मैट्रिमोनियल पढ़ते पढ़ते। यार ये तो सोचो केवल कुंवारे ही संपर्क करें, कहीं तो कुंवारों की पूछे भाई। रंगीले, काश मैं भी थोड़ा सा सुडौल और सुंदर होता। कैसा था? एक तो नामुमकिन। अरे तू पढ़ ना। 10 के लिए क्षमा। क्यों? अच्छा होगा इस महाकाव्य का पाठ आप स्वयं करें होदय। अरे क्यों भाई? भूखे भजन ना होए गोपाला, चूहे कुतरे लाला। तो जाओ नल में ठंडा पानी पी लो, प्याज और दूध दोनों मिट जाएगी। आप ही पूछिए। हाँ तो जाओ, मैगी खा लो, रखिए अंदर। फिर वही मजाक। अरे मजाक नहीं प्यारे, हम फ्रीलांसरों को तपस्वियों की तरह अपनी सारी इंद्रियों को वश में करना आना चाहिए। मिला तो खा लिया, वरना सन्नाटा। बरखुरदार यहाँ अपनी हालत बदली हो, तुम उपदेश बांट रहे हो। उपदेश नहीं प्यारे, इसी बात पे मैं तुम्हें नया राग सुनाता हूँ। राग भूकर। भाई रात बुक कर दूंगा, अपनी भूख मिटाओ। मैं जरा ऑमलेट बना। अबे ऑमलेट यहाँ अंडे से। ऑमलेट अंडे का बीच में किसका बनता है? अरे कोई आ गया। अरे पंडित जी आवे तो। तू घबरा क्यों रहा है? पंडित जी के लिए नहीं बना रहा हूँ, अपने लिए बनाने जा रहा हूँ। तू खाएगा? भाई चटपटा मसाले वाला मैं खा लूंगा। पक्का? तो ठीक है, तो बाद में सब रखना, मैं अंदर तैयारी करने जा रहा हूँ। कोई आए तो मुझे इशारा कर देना। बिल्कुल।
हाथ चूजे निकल कर उबड़ गए और छिलके नीचे आ गए। बड़ी बरकत से माथे पे नीचे है ना। कबूतरों को यही घर मेरा खाने देने के लिए। पंडित जी यहाँ कबूतर नहीं तो क्या गिरदंडे देंगे हैं? साहब जी। और हाँ ये किसके प्यार में चल रहा है? रिश्तो। पंडित जी मुझे ठंड लग गई थी। घरे कहेंगे ऐसे दुकान ठीक होगा। अरे बाजार जाओ, 2 पैसे से दवा दारू लाओ, तब ठीक होंगे। रंगीले, लगता है पंडित जी बहुत दिन से बाजार नहीं गए, तभी 2 पैसे में दारू की बात कर रहे हैं। चलो असली दवा बनने तैयार है। रेडी गो, देरी ना हो जाए। अरे ओ बाबूजी, अरे ओ भैया, घर में कोई है का? अरे ओ बाबूजी, अरे ओ भैया, घर में कोई है का? नहीं है, सब चल बसे। क्या है क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे भैया सैकड़ों रुपये अटका पड़ा है। अब तुम भी बताओ हम क्या करें? अच्छा पूरी बात बताओ, पूरी। बचवा हम ढाबे वाले रंगीले सुरीले हमारे खाना खाने आते हैं और हर महीने कुछ उधार कर जाते हैं और पैसा मांगने पर एक को बात कहते हैं अगले महीने और उससे भी अगले महीने। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? अब तक तो हम चुप रहे, लेकिन अब चुप ना रहेंगे भैया। बहुत हो गई बलमन साहब। अरे लेकिन दोनों इस समय घर पे नहीं है, सुबह चल बसे। मेरा मतलब कहीं चले गए। जाओ फिर कभी आना अपॉइंटमेंट। ना भैया, आज हम यहाँ से ना मिलेंगे। अच्छा आज तो हम पूरा बकाया लेके जाएंगे। हाँ भैया। अरे अभी पोछा लगाया मैंने, फर्श तोड़ोगे? अरे भाई इन दोनों के आने जाने का कोई समय नहीं है। आए तो आए, नहीं तो हम तो दर्शन नहीं देते। हाँ भैया इनके आगे पीछे कोई है का? नहीं, पीछे तो बहुत है, आगे का मालूम नहीं। अच्छा एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आया। अरे बाबू साहब, हमारा नमक खा के हमें गुरुलावत है ना, बचेगा सब बह जाएगा। खाते वक्त आहा का ठोट का नखरा। अबे ओ जल्दी कर, पानी गंदा है। आज दाल में नमक कम, सब्जी में मिर्च ज्यादा, चावल कच्चा है। ओए अंधे की औलाद जली रोटी खिलाता है, क्या पैसे नहीं लेगा? अरे बाबू साहब खूब पैसा दे दिया, कलेजा जुड़ गया हमार भैया का जमाना है। पहले फ्री फंड में खिलाओ, फिर पीछे पीछे घूमो वसूलों की खातिर। ये तो सरासर जाती है, लेकिन अब कौन कैसा है किसी के माथे पर थोड़ी लिखा होता है? हाँ, जब तक फ्री बैठे हो आलू ही छील दो, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। छील दे। तुम कष्ट मत करो, उम्र का है, कष्ट मत करो। ये बताओ भैया कितना बकाया है तुम्हारा? बस भैया मत पूछो। फिर भी उधार भैया, तो उधार पूरा 5000 है। 5000 रुपए? तुम तो सुन के खड़े हो गए और हम ये मिठाई बेटे और आलू छील रहे हैं। लेकिन तुम पहले कभी नहीं आए। भैया अब तक दोनों आते रहे। हाँ। मैं समझा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। हाँ। आज नहीं तो कल मिल जाएगा। हाँ। पर जब दोनों ने आना बंद कर दिया तो मेरा माथा ठनका। हाँ। जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ, दाल में कुछ काला नहीं है, तो पूरी की पूरी दाल काली है भाई। हाँ, फोकटियों की कमी थोड़ी है इस देश में। कुछ नहीं, ये कौन है? ये उन फोकटियों, मेरा मतलब रंगीले सुरीले के मेहमान है। वो तो जालू चिल्ला रहा। मैं क्या चिल्ला रहा हूँ? ये तो खुद चिल्ला रहे हो भैया। पानी तो बहुत पिला दिया उन दोनों ने। डूबने की नौबत आ गई। देखो मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है। प्रणाम पंडित। ठीक है कुछ कैसे गुजरा है? कैसे गुजरा है भैया? पूरा 5000 गया, अपना मिलेगा। अरे धीरज रखो भाई, धीरज रखो। लो ये भी रखो। कहते हैं, लेकिन कहाँ तक सच है मालूम नहीं। संतोष का फल जो है वो मीठा होता है। हाँ, देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। तुम्हारा होगा तो एक ना एक दिन जरूर निकलेगा। भाई क्या चाहिए? अरे का पंडित लाल का। हाँ बाहर ना, चलो बाहर ना। पंडित जी बाहर है, डर तो यही है ना। आगे कैसी बात कर रहे हो? पहले कह रहे हो फिर कह रहे आगे। सही से बता दो क्यों माता बच्ची कर रहे हो? अब यही लेती है क्या? मेरा माता बच्ची नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ पंडित पनीरी लाल का घर यही है। आगे बताइए। अरे का ये बता, सुरीले और रंगीले यही रहते हैं क्या? अच्छा उन दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ, कुछ उधार बाकी है क्या? हाँ तुम्हें कैसे पता? और कौन आएगा यहाँ
पकड़ा रहो अपना, जब तक मैं अपने काम निपटा लेते। तो भैया आगे चल रहे क्या? बहुत फास्ट सर्विस है तुम्हारी, दिखते ही सोचता हूँ बस। क्या करते हो? अरे यार दुकान अपनी ललन टॉप पर खूब उधार दिए भाई लोग, पैसे देने साले सकल नहीं दिखाते और तेल लगा के चलते वाले। हम भी वसूली करने आया हूँ, सुबह से बैठा हूँ, दोनों सुबह से गायब है, ढाबा चलाता हूँ। पूरा तुम ही गाया कर क्या? तुम्हारे बाप का नहीं खाते, हमारा ढाबा है बेड़ा के। तुम्हारा बाप तो पालता भी नहीं। अच्छा बेटा तो कितना बका है तुम्हारा? पूरा 1500 रुपया अपना। और इतने में इतना परेशान? हमारा पूरा 5000 है, 5000। हाँ वे पूछनी क्या होगा? तेरी तरह 7-5 नहीं लगाता, लागत लगाता हूँ लागत, पसीने कमाई है अपनी। अच्छा बेटा तुम्हारा पसीना की, हमारे का पानी की। दाल का वही पानी डाल दिया, सब्जी का वही पानी डाल दिया, पानी का वही दो क्या है? अब भैया चुप पे रहो, नहीं तो थोबड़ा लाल कर देंगे। हाँ जो गुड्डे क्या बोलता है बुद्धे? नहीं तू सनी लोयन क्या हूँ आटे के लुंडे। अपने माँ बाप की आखिरी खुर्चन दिखाएं तो 7 बार का कमाल, दूसरों को चाहे जो खिलाएं, खुद माल खाते हैं माल। तेरे जैसे चिट मार को तभी क्यों मसल? देख तेरे से कर क्या लेगा? क्या था भाई ये हल्लू का? जहाँ देखो वहाँ लड़ाई 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 लड़ाई, देश देश में लड़ाई, पार्टी पार्टी में लड़ाई, मियाँ बीवी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई। अरे मैं पूछता हूँ आखिर लड़ाई से मिलता क्या? नथिंग। लो यहाँ भी लड़ाई, क्या हुलिया बना दिया। ये जरूर लाल बस का कमाल होगा। तो भाई ठीक है। हाँ जैसे मैं लाल बस को देखता हूँ भाई साहब, मेरे तो इंडिकेटर जलने लगते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगता हूँ, लगता है साक्षात यमराज की सवारी चली आ रही है। हाँ मैंने तो पंडित जी को बोल दिया, मुझे यूं बार बार बाजार मत भेजा करो, किसी दिन कुछ हो गया तो मैं ढूंढ दोनों जवानी की मस्ती में चूर, इसका कसूर ना मेरा कसूर, एक्सीडेंट हो गया। सावधानी हटी, छोटी फटी। हाँ देख कहीं हो रहे होंगे, चल कहीं हो रहे होंगे। सही बात है। सुंदर दर्शन करते करते स्वयं के दर्शन होने वाले थे।